हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक चीज़ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं और ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए बोला गया अकाउंटेंसी प्रिंसिपल इज जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस दैट ए कंपनी रिक्वायर्ड टू फॉलो व्हेन ऑल अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल डाटा को जब रिपोर्ट करती है, जब कोई कंपनी अपने फिनेंशियल रिपोर्टिंग को जब रिपोर्ट करती है तो उस समय जो भी रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करती है उसे अकाउंटेंसी प्रिंसिपल बोला गया है। इसलिए मैंने नोट करवा दिया हूँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट company are required to follow when reporting all accounts and financial data. These are classified into two categories. पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। क्या समझे कि अकाउंटेंसी प्रिंसिपल एक जनरल्स रूल्स गाइडलाइंस है दैट ए कंपनी फॉलो टू रिपोर्टिंग फिनेंशियल डाटा। जब भी कंपनी अपने फिनेंशियल डाटा को रिपोर्ट करती है तो ये रूल्स और गाइडलाइंस है जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट, अनदर इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटेंसी कंसेप्ट क्या है, एक नेसेसरी एजम्पशन है जो कोई भी कंपनी को ठीक ना शो करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे देखिए दीज आर नेसेसरी एजम्पशन अपॉन विच क्वांटिटी इज बेस्ड सम ऑफ इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर एज फॉलो। ठीक ना, तो मैं भी लिखवाऊंगा, मैंने यहाँ पर लिखवाया नहीं चूँकि स्पेस नहीं थी। तो क्या समझिए अकाउंटेंसी जो कॉन्सेप्ट है ये नेसेसरी एजम्पशन है। ठीक है, और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, ये प्रकार के एजम्पशन एंड कस्टम्स। ठीक ना, कहता है अकाउंटिंग कन्वेंशन जो एक एजम्पशन एंड कस्टम्स है, एक मान्यताएं और रीति रिवाज है, कह सकता हूं मैं एक मान्यता और रीति रिवाज है जो बहुत दिनों से सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी फॉलो। मतलब कि एक ऐसा मान्यताएं, धारणाएं और रीति रिवाज है जो कंपनी बहुत लंबी अवधि से एडॉप्ट करता आ रहा है, उसे बोला गया एजम्पशन एंड कस्टम्स। ये क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन एक ट्रेडिशन है, कह सकते हैं क्या है, एक ट्रेडिशन है। इसको मैं ट्रेडिशन भी बोल सकता हूँ, एक प्रकार के एक ट्रेडिशन है, एक धारणाएं हैं। अकाउंटेंसी कन्वेंशन एक प्रकार के धारणाएं हैं, एक रीति रिवाज है जो कंपनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से फॉलो करते आ रहा है, उसे ही अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं। ये बहुत टाइप का होता है। ठीक है, कन्वेंशन डिस्क्लोजर होता है, मेटरनिटी कॉन्सेप्ट होती है, बहुत सारे होती है, तो मैं उस पर बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने समझ गया, अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट। तब देखिए मैंने मिटा दिया हूँ। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो देखिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आएगा पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीसरा आप पाएंगे गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होगा। फोर्थ में होगा मनी
मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिफ्थ में होगा मैचिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको होंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी होती है, लेकिन मैं पहले इतने पे ही डिस्कस करवाऊंगा। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहती है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस और ऑनर बोथ आर ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। इसी को लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो क्या समझे, बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर है दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ठीक ना। उसके बाद कहता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में बोथ पार्टी होती है, कोई सिंगल एस्पेक्ट नहीं होता। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का टू एस्पेक्ट होता है। फर्स्ट इज डेबिट, अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट। उसे बोला गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल में क्या समझे, बिजनेस एंटिटी में क्या समझे, बिजनेस और उसका ओनर है, बोथ आर सेपरेट पर्सन, ठीक है। और डुअल एस्पेक्ट में क्या होता है, इसमें अकाउंटेंसी के दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन का जो होगा इफेक्ट होगा दो, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्यों, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को सेल करेंगे तो एक मैंने सेल किया, मैंने सेलर हो गया, तो एक ने बायर हो गया, ठीक है। जब मैं कोई एक्सपेंस पे करूंगा तो वहाँ पे भी दो इफेक्ट होगा, एक एक्सपेंस हो रहे तो दूसरी ओर कैश जा रही है, ठीक है। इन द सेम वे रेंट भी पेमेंट होगी। ईच एंड एवरी जो भी ट्रांजेक्शन है एटलीस्ट टू इफेक्ट होगा ही, ठीक है। उसे बोला गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कहता है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली का मतलब ये है कि जब भी हम लोग बिजनेस का कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो ये एजम्पशन लेकर के कि मेरा जो बिजनेस है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, निरंतर हमेशा। गोइंग मतलब सोन, गोइंग टू मतलब कि हमेशा चलता रहेगा। ये नहीं कि अगले साल जाकर के बिजनेस क्लोज हो जाएगी, ये मानना है, ये एजम्पशन लेके चलनी है, ये हम लोग को मान कर चलना है कि बिजनेस जो स्टार्ट हुई है वो हमेशा चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली यानी कि लगातार चलता रहेगा। उसके बाद एक और मैं बताता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है 8 में, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एकदम अच्छे से समझना है। उसके बाद कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फिनेंशियल, जब भी हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वही डेटा, उसी ट्रांजैक्शन और इवेंट को लिखना है जिसको हम लोग मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर कोई वर्कर है फैक्ट्री में, अगर वो आपस में डिस्प्यूट कर लेती है, एकदम सिंपल से भाषा ये, तो उसमें से कोई एक पर्सन उसको एक कुछ अपशब्द बातें कर देती है, तो अपशब्द बातें किया जाएगा। तो अपशब्द बातें कर देती है तो क्या उस चीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा? नहीं। लेकिन खुदा ना खास अगर दो पर्सन के बीच डिस्प्यूट हुआ, कोई पर्सन किसी को एक थप्पड़ एक चाटा डाल दिया, तो क्या होगा? उसको चोटें आएंगी, पेन होगा, कुछ जख्मी होंगे, तो क्या होगा? मेडिकल वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ पे जो मेडिकल एक्सपेंसेज होगा उसको हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है। यानी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ओनली वो दोज ट्रांजेक्शन आर शो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू
और विच आर मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी दैट ट्रांजेक्शन आर शो इन दी फिनेंशियल स्टेटमेंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट और डेटा। मतलब कि ओनली वही आइटम को हम लोगों को शो करनी है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसको हम लोग मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, आई होप कि आप लोग समझ गए। उसके बाद कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहती है कि हम लोग को कोई भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन लिखनी है तो उसको मैच करके लिखना है। जैसे अगर मानकर चलिए सपोज अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, मैंने सेल कर दिया, सपोज दैट गुड्स को मैंने सोल्ड कर दिया, सपोज दैट ये 10,000 में। ठीक ना, अब हमें इस पर कुछ कमीशन देना है। ठीक ना, सपोज दैट 1,000, तो इसको हमें एडजस्ट करके लिखना है। दोनों ट्रांजैक्शन जब दोनों इवेंट अकर्स हो जाएंगे तभी हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को शो करनी है, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे जब तक कि दोनों इवेंट अकर ना हो जाए। ठीक है, उसे मैं बोलता हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब एक ट्रांजैक्शन जो एक दूसरे से रिलेट है उसे मुझे मैच करके तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, अदरवाइज हम लोग को उस चीज़ को तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक कि दोनों ट्रांजैक्शन अकर ना हो जाए। ठीक है, उसका बाद कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहती है कि जैसा कि हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम पढ़े थे, कैश कॉन्सेप्ट होती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरी होती है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा होता है हाइब्रिड। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहती है यदि मैं कोई भी एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, वो अकर हो गया, वो अराइजेज हो गई, बट हमने उसको पेमेंट नहीं किया हूँ, फिर भी मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। क्यों? क्योंकि आज कल या परसों कभी न कभी उसे तो पेमेंट करनी ही है। जो एक्सपेंस हो गया है, जो अराइज हो चुका है, उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करनी है, शो कर देनी है। या यूँ कहे तो अगर कोई इनकम है जो अराइज हो चुका है, जो मुझे मिलने वाला है, उस इनकम को भी मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करनी है। उसे बोला गया एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मतलब अराइज का बेसिस पे, ड्यू के बेसिस पे जिसे मैं इंट्रीज करता हूँ, उसे मैं बोलूँगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्यों? ये मान्यता इसलिए है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए है प्रिंसिपल, क्योंकि बिजनेस में तो क्रेडिट सेल और परचेज तो होता ही है। जब तक क्रेडिट की बात होगी नहीं तो फिर बिजनेस को हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, बाय बाय, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एसेट्स है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटीज है, ठीक ना, उसे रियल कॉस्ट पे हम लोग को क्या करना है, शो करना है। ये नहीं कि मार्केट वैल्यू जो फिक्स एसेट्स का उसके बेसिस पे नहीं शो करनी है। हम जितना में मान कर चलिए, कोई अगर मुझे फर्नीचर परचेज करना पड़ा 10,000 में, तो हमें मार्केट प्राइस अगर वहाँ पे 12,000 है तो मुझे 12,000 नहीं शो करके मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में 10,000 ही शो करना है। इन द सेम वे अगर मार्केट में कोई लायबिलिटीज ले लिया, मैंने कोई लोन लिया, तो लोन जो मैंने रियल में जितना में लिया हूँ उतना ही बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करनी है, ना कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस पर शो करनी है। ठीक है, तो उसे बोला गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बताती है कि अकाउंटेंसी में बहुत सारे पॉलिसीज है, बहुत सारे मेथड है। आपने जिस मेथड का फॉलो किया है उसे आप कंटिन्यू रखो, सब्सिक्वेंट ईयर में आने वाला जो उसमें भी वही मेथड का अडॉप्ट करो। जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं कोई भी फिक्स एसेट्स में। अगर मैंने एसएलएम मेथड को अडॉप्ट कर रखा हूँ तो एसएलएम मेथड ही ईच एंड एवरी ईयर यूजेज करना है। अगर मैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल किया हूँ तो मुझे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का ही इस्तेमाल करनी है। ये नहीं कि इस ईयर में मैंने रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यूज किया और आने वाले जो बिकमिंग फिनेंशियल ईयर है मैं उसमें रिटेन डाउन वैल्यू का मेथड का यूज कर लूँगा। ये अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यानी कि जैसे एसएलएम और रिटेन डाउन वैल्यू WDV मेथड, इन दोनों में से जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे ही कंटिन्यू रखो। यदि आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़ा, कोई चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ा फ्यू ईयर के बाद, तो आप उसे विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स
फिनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको शो करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये कि स्टार्टिंग से फिर से आप अगर अभी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से फिर से आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को कैलकुलेशन करो और दोनों को एडजस्ट करके फिनेंशियल स्टेटमेंट पे शो करनी है। ओके।